हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर्ट्स हैकर्स पर। आज बच्चा जो वीडियो अपलोड होने वाली है, यानी जो आज मैं चैप्टर आपके लिए लेके आया हूं, वो हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही बेटा हम रिलीज कर चुके हैं, हमने टाइम टेबल अनाउंस किया हुआ है। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए मैं एक बार और बता दे रहा हूं, MWF पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहेगी, TTS हिस्ट्री की। तो उस वादे के मुताबिक हमने ट्यूसडे को हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 रिलीज कर दिया था। आज थर्सडे को हम पार्ट 2 ले आए हैं। क्लियर हो गई बात? तो बेटा हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में, कि एक प्राचीन सभ्यता है, यानी कि बहुत पुरानी सभ्यता है। तो सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पुरातात्विक कुछ अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा, पुरातात्विद कौन होता है? क्या चीज? पुरातात्विद कौन होता है? वह व्यक्ति, आसान लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, वह व्यक्ति जो पुरा वस्तुओं के आधार पर, पुरा वस्तुएं मतलब पुरानी वस्तुएं, पुरा वस्तुओं के आधार पर इतिहास की रचना करता है। किसकी? पर इतिहास की रचना करता है, इतिहास की रचना करता है। उसी को क्या कहते हैं बच्चा? उसी को पुरातात्विद कहते हैं। फिर पुरातात्विद से संबंधित बेटा आप एक चीज समझना कि आखिरकार एक क्वेश्चन उठता है कि जो पुरातात्विद थे वो हड़प्पाई आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए, किसका? आर्थिक विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए, विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए किन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, यानी कि आर्थिक विभिन्नताओं का मतलब क्या है कि हड़प्पाई शहर में तकनीकों का प्रयोग करते हैं। सिंपल लिख दे रहा हूं, पहले करते हैं। अब देखो सिंपल बात है बेटा, हड़प्पाई शहर में क्या आर्थिक विभिन्नताएं भी थी, यानी अमीरी और गरीबी का फासला भी था। इस चीज का पता लगाने के लिए आखिरकार हड़प्पाई जो सभ्यता के लोग हैं, यानी कि जो पुरातात्विद है, वो किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गई बात? तो आप बताएंगे जी सर, हाँ वो 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। कितनी? 2। एक हो गया बेटा क्या? शवाधान। क्या हो गया? शवाधान। और दूसरा क्या हो गया बेटा? शवाधान के साथ साथ विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, अब शवाधान और विलासिता की वस्तुओं का मतलब क्या है बेटा? देखो शवाधान का मतलब तो होता है शव। शव का मतलब जानते हैं कि वस्तुओं मत लिखो, वस्तुएं लिख लो, है ना? आप सब शवाधान, शव का मतलब जानते हैं, शव का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी कि मृत शरीर, मृत शरीर। तो जो हड़प्पाई वासी थे बेटा, वो मृत शरीर के लिए गर्तों का इस्तेमाल करते थे। किसका? गर्त। गर्त का मतलब क्या होता है? लाइक कब्र। ठीक है, अब वो गर्त कैसी होती थी बेटा? कुछ कुछ गोलाकार होती थी, कुछ चौकोर होती थी, कुछ आयताकार तो कुछ वर्गाकार भी हुआ करती थी, और कुछ ऐसे अंडाकार भी होती थी। ठीक है, और गर्तों के लिए अलग अलग साइज हुआ करते थे। किसी की गर्त बहुत बड़ी, किसी की गर्त बहुत छोटी। और कुछ गर्त ऐसी भी मिली है, कुछ कब्रें ऐसी भी मिली है बेटा जिनकी भीतर से चिनाई की गई है। चिनाई का मतलब जानते हो ना, कि ईंटें वगैरह लगा के, आराम से सीमेंट वगैरह लगा के मस्त गर्त को सजाया गया है, बढ़िया तरीके से बनाया गया। और उन गर्तों के साथ बेटा, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हड़प्पा शहर में, हड़प्पा में 1980 के दशक के मध्य में, 1980 के दशक के मध्य में एक मानव खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? मानव खोपड़ी। उसके साथ बेटा कुछ शंख, कुछ तांबे के छोटे मोटे चीजों को दफनाया गया। तो उससे हम ये प्रमाण, कुछ मनके दफनाए गए हैं, इससे हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि वो लोग क्या करते थे? मृत शरीर के साथ कुछ ना कुछ दफनाया करते थे। लेकिन इस चीज का भी हमें कोई खासा एविडेंस नहीं मिला कि वो महंगी चीजें दफनाते थे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, वो देखते होंगे जो पुरातात्विद है, वो इस आधार पर अंदाजा लगाते होंगे किसी शवाधान के साथ, किसी गर्त के साथ बहुत महंगी महंगी चीजें मिली, या बहुत अच्छे से किसी गर्त को बनाया गया तो वो अमीर की डेड बॉडी। ठीक है, किसी को वैसे ही नॉर्मली गर्त बनाया गया तो वो गरीब की डेड बॉडी। क्लियर हो गई बात?
फिर उसी के साथ बेटा एक उन्होंने ना वस्तुओं को दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने? दो। एक को कहा गया, देखो जो वस्तुएं होती थी, ठीक है, अभी मैं इधर विलासिता की वस्तुओं की जगह ओनली वस्तुओं की बात करूं तो वस्तुओं को उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया। एक को कह दिया बेटा उपयोगी वस्तुएं, एक को क्या कह दिया? उपयोगी वस्तुएं, और एक को कह दिया जी भैया विलासिता की वस्तुएं। देखो मैं बड़ा छोटा एग्जांपल अगर आपके सामने रखूं तो अगर एक टाइम आएगा हमारी भी सभ्यता खत्म हो जाएगी, हमारी भी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। जब हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, हमारी सभ्यता, मान लो आज एक भूकंप आया, बहुत जबरदस्त भूकंप था जिसमें पूरी हमारी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई है, एस्टेरॉइड टकरा गया, जैसा कि वो चचा ने भविष्यवाणी भी की थी कि 2024 में तो 2026 में तो दुनिया ही खत्म है। अरे चचा आप खत्म हो जाओगे, दुनिया अभी रहेगी। क्लियर हुई बात? तो वही चीज समझाई गई क्या कि विलासिता की उपयोगी वस्तुएं। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, चचा का कहना सच हो जाता, मान लो एस्टेरॉइड टकरा जाता, पूरी हमारी मानव सभ्यता खत्म। जब पूरी मानव सभ्यता खत्म तो एक आने वाली कोई ना कोई तो जनरेशन आती ना, कोई ना कोई सभ्यता आती दोबारा से, ठीक है। अगर वो दोबारा कोई सभ्यता आती तो वो हमारी खोज करती नहीं करती, हमारे भी अवशेष ढूंढती। तो अब क्या होता भैया, हमारा एरिया में तो मिलता साइकिल वाइकिल दबा हुआ मिल जाता, किसी को ज्यादा से ज्यादा प्लेटिना मिल जाता, और उससे भी हद करते तो ऑल्टो 800 मिल जाती। लेकिन वहीं पे अगर आप जाते कनॉट प्लेस जैसी जगह पे, वहां पे मर्सिडीज दबा हुआ मिलता, ऑडी दबा हुआ मिलता, फरारी दबा हुआ मिलता, है ना, BMW दबा हुआ मिलता। तो इस आधार पे वो पता लगाते ना, ये वाले लोग थोड़े लोकल टाइप के थे, इन पे गाड़ी छोटी छोटी थी, ये वाले लोग थोड़े ओरिजिनल टाइप के थे, इन पे गाड़ी बड़ी बड़ी थी। इस आधार पर भी वो अंदाजा लगा सकते थे। तो ऐसा ही होता था बेटा। अब जो हड़प्पा से हमें वस्तुएं मिली, कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो उपयोगी, जिसका डेली बेस पे यूज किया जाता था, जैसे कि मृद भांड वगैरह हो गए ना, मृद भांड मींस मिट्टी के बर्तन वगैरह हो गए, या छोटे मोटे ईंटों के बने हुए मकान, ये सब चीजें। लेकिन कुछ जगहों पर खास वस्तुएं मिली, विलासिता, विलासिता का मतलब क्या होता है कि लग्जरी लाइफ वाली आइटम्स मिली, जैसे कि एक खास प्रकार की मिट्टी हुआ करती थी फ्योन्स। कौन सी? फ्योन। तो फ्योन्स की मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले, ठीक है। फ्योन्स को बेसिकली फ्योन्स क्या होता था, एक चिपचिपा पदार्थ होता था जिसमें बालू, रंग एक्सेट्रा चीजों को मिलाकर पकाकर बनाया जाता था। तो इसके बने हुए बर्तन काफी महंगे होते थे। तो पता लगता है ना कि ये विलासिता की वस्तुएं जो भी होती होंगी उनका इस्तेमाल कौन करते होंगे? राजा महाराजा, अमीर लोग किया करते होंगे। और इसका अंदाजा सीधा लगाया जा सकता है कि हम जैसे गरीब लोगों द्वारा किया जाता होगा, जो नॉर्मल वस्तुएं। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद बच्चा हमारा जो इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और फाइनल है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, वो रहने वाला है बेटा एक मनका। मनका क्या होता है जानते हो? मनका मीन्स मोती, मनका मीन्स मोती। और मोतियों को बनाने का काम किसके अंदर आ जाता है बेटा? तो आप कहेंगे सर ये आता है शिल्प उत्पादन के अंदर। किसके अंदर? शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन का मतलब होता है बेटा क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्या होता है? क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो हमें पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन की प्रक्रिया। किसकी? शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन का मतलब होता है बेटा हड़प्पा सभ्यता के लोग आखिरकार जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम करते थे वो किस प्रकार किया करते थे, ठीक है। तो इसमें बोलेगा कि हड़प्पा वासियों में मनके बनाने की एक खास विशेषता थी, यानी कि एक खास आदत थी। वो मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का यूज करते थे उसकी सूची बनाइए और किसी एक प्रकार के मनका बनाने का उदाहरण दीजिए, कोई विधि बताइए पूरी। ये क्वेश्चन पूछ लेते, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर फ्री के मिलते हैं। तो देखो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन मुख्यतः चंदहुदड़ों में होता था। कहां होता था? आप कहेंगे सर चंदहुदड़ों में। चंदहुदड़ो साइज के हिसाब से काफी छोटा था, ठीक है। साइज के हिसाब से क्या था बेटा? काफी छोटा था, लेकिन एक मुख्य शहर था किसके लिए? क्राफ्ट प्रोडक्शन के। साइज में क्या था बेटा? आप कहेंगे सर छोटा था, लेकिन क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए एक वैल्यूएबल जगह माना जाता था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में। क्लियर हो गई बात? अब जब हम बात करते हैं बेटा क्राफ्ट प्रोडक्शन की या फिर हम शिल्प उत्पादन की बात करते हैं तो हम देखते हैं बेटा उनके लिए पदार्थों की सूची। तो आप क्या करो इस तरीके से ना, थोड़ा सा पदार्थों की सूची अगर थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे ना क्वेश्चन को, हाईलाइट का मतलब क्या है? थोड़ा सा डायग्राम से समझा दोगे
तो टीचर को बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अब देखो मैंने यहाँ पे बना दिया पदार्थों की सूची, इसे थोड़ा सा बादल बादल बना दिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेटा इसकी अगर सूची बनानी शुरू करूं तो मैंने 3 मुख्य आइटम लिख दी। कितनी लिख दी? 3 मुख्य आइटम। पहला मैंने लिख दिया पत्थर, आखिरकार कौन कौन से पत्थर यूज होते थे। फिर मैंने यहां पे लिख दिया धातु, और फिर यहां पे लिख दिया बेटा मैंने क्या? मिट्टी। कौन कौन सी यूज होती थी। ठीक है, तो पत्थर में अगर मैं सूची बनाना शुरू करूं तो मैं आराम से यहां पे मेंशन कर सकता हूं कौन कौन सा बेटा? क्वार्टज, सेल खड़ी, क्वार्टज हो गया, सेल खड़ी हो गया, स्फटिक हो गया, चर्ट हो गया, ठीक है, और कार्नेलियन हो गया। ये सारे पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, और उसके बाद अगर धातुओं की बात करूं तो बेटा कांसा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। याद रहेगा। तांबा इस्तेमाल करते थे वो लोग, यानी कि कॉपर वगैरह का भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और थोड़ा बहुत सोना का भी हमें प्रूफ मिलता है। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाते बेटा मिट्टी। मिट्टी में एक तो फ्योन्स का इस्तेमाल किया करते थे और एक पक्की मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। और भी कुछ ऐसी आइटम्स होंगी बेटा जिसका वो इस्तेमाल करते होंगे, तो आप सूची में ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बोला बेटा किसी एक प्रकार का मनका बनाने की हमें विधि बताइए। तो आप कहते हो जी सर हम कार्नेलियन का मनका बनाने की विधि बता देते हैं। कोई सा भी एक प्रकार का बोलेगा तो आप कार्नेलियन का बता देना, क्योंकि बड़ा ही इजी है कार्नेलियन का। कार्नेलियन बेसिकली किस कलर में पाया जाता था बेटा? इसका बेसिकली कलर होता था पीला, यानी कि येलो कलर का होता था ये पत्थर। अब इस येलो कलर को आग में पकाकर लाल कलर में बदल दिया जाता था। किस में बदल देते थे बोलो? लाल कलर में। अब जब इसे पकाकर बच्चे वो लाल कलर में बदल देते थे, फिर अब देखो गर्म तो होता ही था, तो गरम गरम में ही उसे तोड़ देते थे। तोड़ने के बाद क्या होता था उसे, अब देखो जब गरम गरम तोड़ा है तो ऐसा तो नहीं शेप में तोड़ा जाएगा, वो क्या होगा? अपरिष्कृत रूप में। अपरिष्कृत का मतलब जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है, उस शेप में उसे तोड़ दिया करते थे। और तोड़ने के बाद बेटा फिर जब वो उसकी शल्क निकालते हैं, शल्क का मतलब जैसे मान लो टूटा फूटा टेढ़े मेढ़े पार्ट में होगा, तो उसकी जो किनारियां रह गई थी एक्स्ट्रा इधर उधर की, उन्हें निकाला करते थे। फिर घिसाई करते थे, फिर पेंट करते थे, और सूखने से पहले पहले उसमें छेद कर देते थे ताकि उसमें धागा पिरोया जा सके। इस तरीके से उनपे एक मनका तैयार हो जाता था। और जो मनके होते थे बेटा अलग अलग आकार के होते थे, जैसे कि ढोलकाकार, चक्राकार, वर्गाकार, आयताकार, कई तरीके के मनके हो सकते थे। क्लियर हो गई बात बेटा? बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा क्या? हड़प्पा सभ्यता का शिल्प उत्पादन। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार वो मनके कैसे बनाते थे। लेकिन बेटा मनके बनाना इतना आसान तो नहीं रहा होगा, मनकों के लिए सामान चाहिए होता होगा, यानी कि माल चाहिए होता होगा। तो आखिरकार क्वेश्चन उठता है कि हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे, है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग अब मनके बनाने के लिए माल की प्राप्ति कहां से करते होंगे? ठीक है, तो देखो बेटा माल की प्राप्ति के लिए कोई एक सोर्स नहीं है हमारे पास, कोई अकेला एक जगह नहीं है जहां से वो सारा माल प्राप्त करते हो। ठीक है, हड़प्पा का व्यापार जो कि माल प्राप्ति का तरीका है वो अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये दो तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। कितने? दो। एक तो बेटा प्राप्ति होती थी उपमहाद्वीप के अंदर, ठीक है, दो तरीके से। उपमहाद्वीप के भीतर हो जाती थी, है ना, और एक होती थी बेटा उपमहाद्वीप के बाहरी व्यापार। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम इसे? बाहरी व्यापार। तो क्वेश्चन आते हैं मन में, अरे वाह, क्या हड़प्पाई वासी बाहरी व्यापार भी करते थे? बाहरी व्यापार का मतलब क्या है? क्या भारत से बाहर या अपनी सभ्यता से दूर भी किसी सभ्यता से व्यापार किया करते थे? जी बिल्कुल करते थे। इसके भी साक्ष्य हमें मिले हैं। क्लियर हुई बात? तो देखो बेटा हम देखते हैं, ये जैसे हड़प्पाई वासी अपने देश के अंदर देखे तो शंख की प्राप्ति कहां से करते थे बेटा? तो शंख की प्राप्ति करते थे वो बालाकोट और नागेश्वर से। कहां से? बालाकोट और नागेश्वर से। ठीक है, फिर अगर हम देखें बेटा तो वो नीले रंग का जो लाजवत मणि होता है, ठीक है, नीले रंग का लाजवत मणि, ठीक है,
मणि की प्राप्ति कहां से किया करते थे बेटा वो? तो आप कहेंगे सर अफगानिस्तान के शौतुगुई से। कहां से? अफगानिस्तान के शौतुगुई से। कहां से बेटा? शौतुगुई, जैसे जहां से नहरों के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के शौतुगुई से, ठीक है। यहां से क्या मिले हैं बेटा? आप इसके साथ याद रखेंगे कि अवशेषों, नहरों के भी अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। कार्नेलियन की प्राप्ति कहां से किया करते थे लोग? तो आप बताएंगे सर ये कार्नेलियन की प्राप्ति करते थे मैक्सिमम लोथल से। कहां से? लोथल से कार्नेलियन की प्राप्ति किया करते थे। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा सोने का मैंने आपको बताया था ना, भी सोने का भी इस्तेमाल करते थे। तो सोने का प्रमुख आता था बेटा हमारे साउथ इंडिया से। कहां से आता था? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत, आपको पता है दक्षिण भारत में माने सोने की खदानें हैं। क्लियर हुई बात? तो साउथ इंडिया से ये सोना मंगवा लिया करते थे। किसी को कोई डाउट? यहां तक देखो क्या क्या हो गया। शंख कहां से आता था? नीले रंग का। लाजोत कहां से आता था? और क्या नाम है, कार्नेलियन कहां से आता था? और सोना कहां से आता था? क्लियर है? अब तांबे की बात करें तो तांबा बेटा ये राजस्थान के खेतड़ी अंचल से मंगाते थे, ठीक है। तांबा कहां से मंगाते थे? राजस्थान के खेतड़ी अंचल से, ठीक है। याद रहेगा बेटा, तांबे की प्राप्ति कहां से करते थे? राजस्थान के खेतड़ी अंचल से, ठीक है। और सेल खड़ी की प्राप्ति, तो सेल खड़ी की प्राप्ति करते थे बेटा ये दक्षिणी राजस्थान यानी कि साउथ राजस्थान और उत्तरी, अरे एक सेकेंड, राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, ठीक है। ये मुख्यतः प्राप्ति के सोर्स से। लेकिन क्या सिर्फ इनका व्यापार देश के भीतर तक ही सीमित था? आप कहेंगे जी नहीं सर, इनका व्यापार देश के बाहर भी था। जैसे कि हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं बेटा, हमें लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार ओमान तक फैला हुआ था। कहां तक? व्यापार ओमान तक फैला हुआ था। अब ओमान तक कैसे हम कह सकते हैं? सर आप कैसे कह सकते हैं कि इनका व्यापार ओमान तक था? तो ओमान तक व्यापार को बताने के पीछे बेटा सबसे बड़ा कारण क्या काम करता है कि जो ओमान और हड़प्पा में, ठीक है, हड़प्पाई स्थलों पर जो तांबा मिला है, क्या मिला है? तांबा। उसमें निकल के अंश पाए गए हैं। किसके? निकल के अंश पाए गए हैं, ठीक है। अब जो निकल के अंश पाए गए हैं तो बेटा नॉर्मल सी बात है, दोनों में ही एक जैसी चीज पाई गई है। और उसके साथ एक साक्ष्य और एक बड़ा प्रूफ हमें मिलता है, जो हड़प्पाई मर्तमान थे, यानी कि जो हड़प्पा में मर्तमान यूज होते थे वो हमें ओमान से भी प्राप्त हुए, ठीक है। जो हड़प्पाई मर्तमान होते थे, मर्तमान का मतलब समझते हो ना, जस्ट लाइक जार टाइप कोई चीज, ठीक है। तो वो हमें कहां से भी प्राप्त हुई है? डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन समझ आना। तो कहां से प्राप्त हुई है बेटा? हड़प्पा के मर्तमान हमें ओमान से भी प्राप्त हुए हैं, जिनपे एक काली मोटी परत चढ़ाई जाती थी, ठीक है। अब जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, देखो सॉरी, हम अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको बोला बेटा हम परफेक्ट कोई चीज नहीं कहते, इतिहास में हम अंदाजा लगाते हैं। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि इसमें मोटी परत चढ़ाई गई है, तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई लिक्विड पदार्थ को भेजा जाता होगा। मैंने ये नहीं कहा कि भेजा जाता था, भेजा जाता होगा, क्योंकि ना मैं देख के आया हूं ना आप देखकर आए हो। क्लियर हो गई बात? फिर उसके साथ बेटा यही कुछ हड़प्पाई वर्तमान अब मेसोपोटामिया में भी मिले, ठीक है। और उसके साथ एक बड़ा प्रूफ मिला है कि जो मेसोपोटामिया का तांबा है उसमें भी निकल के अंश पाए गए हैं। और मेसोपोटामिया की जो बुक्स हैं बेटा, जो उधर के स्क्रिप्ट्स मिली हैं, उनमें ओमान के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल मिलता है हमें, क्या? मगान। क्या वर्ड मिलता है? मगान। तो हमें पता लग गया ना कि कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया ओमान से व्यापार करता था, तो मेसोपोटामिया हड़प्पा से भी व्यापार करता होगा। तो ये कनेक्शन हम यहाँ पे बिठा सकते हैं और बता सकते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता का जो व्यापार था वो केवल भारत के भीतरी क्षेत्रों तक नहीं बल्कि भारत के बाहरी क्षेत्रों तक भी फैला हुआ था। क्लियर हो गई बात? इसी से पता लगता है ना कि कितनी बड़ी सभ्यता रही होगी भारतीय सभ्यता। कोई डाउट आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर। अब आगे आ जाते हैं बेटा हम। आखिरकार देखो इतना बड़ा व्यापार कर रखा है, तो इसमें क्वेश्चन उठा दें हम कि यहीं से कि हड़प्पाई वासी जो थे वो मोहरों का इस्तेमाल किस प्रकार करते थे, मोहरों का प्रयोग किस प्रकार
करते थे। ठीक है, तो देखो मोहरों का प्रयोग बेसिकली जो हड़प्पाई वासी थे वो व्यापार को आसान बनाने के लिए करते थे। ठीक है, किसको? व्यापार को आसान बनाने के लिए वो मोहरों का प्रयोग किया करते थे। अब कहेंगे सर व्यापार और मोहरों का क्या लेन देन? बेटा बड़ा जबरदस्त लेन देन बनाया था हड़प्पाई वासियों ने। पता क्या किया? जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, मार्कर है, ठीक है, अब मेरे को पहुंचाने हैं ये आप तक। अब क्या होगा जी? अब देखो पहले ये कुरियर नहीं होता था, रैपिडो नहीं होता था, पोर्टर नहीं होता था। अब तो पोर्टर बुक किया, पहुंच गया सामान, है ना, तो हमारी सिक्योरिटी भी रहती है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो हड़प्पाई वासियों ने दिमाग लगाया क्यों ना हम एक काम करें, इन मार्कर्स को एक पोटली में बंद करें। पोटली जस्ट लाइक मान लो मैं ये उठा लेता हूं, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे बंद कर दिया, और इसे ऐसे बंद करके क्या किया बेटा, पूरा ये गांठ लगा दिया, यहाँ पे पोटली बना दिया, ऊपर लगा दिया क्या, चिकनी मिट्टी, और ऊपर से मार दिया स्टैंप। अब जब मैंने ऊपर से स्टैंप मार दिया तो स्टैंप के ऊपर मेरा नाम, मेरा पहचान भी लिखा होगा, और उसके साथ साथ बेटा एक और फायदा होगा इसका। क्या? अगर मान लो रास्ते में मैं लेके जा रहा हूं, मैंने इसे छेड़छाड़ कर लिया, अब मान लो 2 मार्कर मैंने निकाल लिया, अब क्या हुआ, मैं जब निकालूंगा तो स्टैंप टूटेगा नहीं टूटेगा, सील टूट जाएगा, तो मुझे पता लग गया कि ये क्या किया है, घपलेबाजी किया है, घोटाला किया है। क्लियर हुई बात? तो मैं क्या कर लूंगा, उसे आराम से पकड़ लूंगा। और चलो मेरा बड़ा वफादार इंसान था जो घोटाला नहीं किया, तो वो क्या हो सकता है बेटा कि अब जब मैंने जिसको भेजा, जैसे आपको भेजा, अब उसमें मेरा पहचान लिखा हुआ है, तो आप पहचान लोगे ना कि कौन भेजा है, आप बड़ी आसानी से पहचान लोगे मुझे। इस तरीके से हड़प्पाई वासियों ने मोहरों का इस्तेमाल बड़ा जबरदस्त तरीके से निकाल दिया। क्लियर हो गई बात बेटा? अब उसके बाद बेटा हम देखते हैं हड़प्पाई लिपि को। बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि सर ये हड़प्पाई लिपि जो है वो क्या है? हड़प्पाई लिपि बेटा साथ साथ नोट डाउन करते हुए जाना सब बच्चे इस चैप्टर्स को, ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड तक, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ वो पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आएगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा रहा। क्लियर हो गई बात? अब देखो बेटा हम देख रहे हैं हड़प्पाई लिपि। क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर में कई बार की जो हड़प्पाई लिपि थी उसे रहस्यमयी लिपि क्यों कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? रहस्यमयी लिपि क्यों कहते हैं? तो आप बताएंगे बेटा जो हड़प्पाई लिपि थी उसे रहस्यमयी लिपि, देखो कहने का सबसे बड़ा रीजन, रहस्य का मतलब क्या होता है? रहस्य का मतलब क्या होता है? मिस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? जिसे हम आज तक जान नहीं पाए, जिसे आज तक समझ नहीं पाए। तो आप एक चीज याद रखना बेटा, हड़प्पाई लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है, हड़प्पाई लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, को अब आज तक पढ़ नहीं सका है कोई भी, ठीक है, पढ़ नहीं सका कोई भी। और उसके साथ बेटा एक पॉइंट याद रखना कि हड़प्पाई लिपि को पढ़ ना सकने के साथ साथ एक बड़ा पॉइंट हमें नजर आता है, क्या, कि हड़प्पाई लिपि बेटा इतनी आसान भी नहीं थी, ठीक है। अब देखो हड़प्पाई लिपि कहां कहां लिखी हुई मिली है हमें, तो हड़प्पाई मर्दबानों पर, ठीक है, हड़प्पाई मर्दबानों पर, मोहरों पर, ठीक है, या फिर हम कहें कई सारे ऐसे कुछ दस्तावेज वगैरह मिले हैं उन पर लिखी हुई मिली है, ठीक है, लेकिन आज तक हम पता नहीं लगा पाए कि उन्होंने ये लिखना क्या चाहते थे। लेकिन हमें एक चीज पता लगती है, उनकी जो लिपि थी ना बेटा वर्णमाली के साथ साथ चित्रात्मक भी थी, क्योंकि कई जगहों पर चित्रों का भी इस्तेमाल किया गया। किसका? चित्रों का प्रयोग किया गया। चित्रों का प्रयोग किस लिए बेटा? जैसे कि मोहरों पर कई सारी जगह पर चित्र बने हुए मिले हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या करते थे, चित्रों के जरिए। अब देखो कई सारी चीजें ऐसी हुआ करती हैं जिसे अब हर कोई तो एजुकेटेड नहीं है, तो और हड़प्पाई लिपि को समझना भी बड़ा मुश्किल था, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है, कई सारे वर्ण हुआ करते थे, ठीक है। अब उस चीज को समझने के लिए, ताकि अनपढ़ लोग भी उस चीज को समझ सके, उसके लिए हड़प्पाई लोगों ने चित्रों का भी प्रयोग किया, यानी कि डायग्राम्स का भी प्रयोग किया, और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है जो हड़प्पाई लिपि है ना वो ऐसे लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाईं ओर वो लिखते थे। क्लियर हो गई ये बात? कैसे लिखते थे बच्चा? दाईं से बाईं ओर, जैसे कि आज के टाइम पे उर्दू को लिखा जाता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? जी ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ओके बेटा। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, हमें एक और टॉपिक इसी के साथ, बाट, यानी कि जो हड़प्पाई वासी थे वो बाटों का प्रयोग किस प्रकार करते थे। बाट का मतलब समझते हैं बेटा? इंग्लिश में कहते हैं वेट। क्या कहते हैं? वेट। वेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तौलने वाला।
बाट कहते हैं ना, आपने देखे होंगे बाट, सब्जी लेने आते हो तो तोला करते हैं, तो हड़प्पाई सभ्यता में बेटा बाट भी बना करते थे। जो बाट बनते थे बेटा वो चर्ट नामक पत्थर के बनते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 1 नंबर के दृष्टि से, ठीक है, कि बाटों को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, तो आप कहेंगे बच्चा चर्ट नामक पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। और ये बेसिकली ज्यादातर घनाकार हुआ करते थे। कैसे? घनाकार शेप में होते थे। और उसके साथ साथ बेटा इसके मानदंड दशमलव भी पाए गए और द्विआधारी भी पाए गए हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर देखो कोई बहुत वैल्यूएबल चीज तोलनी होती थी, जैसा कि आपने देखा होगा बेटा सोना खरीदने गए होगे कभी, तो आप देखे होगे सोना तोलना होता है तो क्या होता है बेटा, एक जगह पे रखा जाता है सोने को, इतना छोटा सा तराजू होता है, उसमें पॉइंट, अगर मतलब पॉइंट का भी एक 0.00001 ग्राम का भी कोई होगा तो उस पे आ जाता है जी इतना पॉइंट उस पे रखा गया है। लेकिन अब आप इतना सा सोना, ठीक है, एक साइड 1 किलो का बाट रख दो जहां पे सब्जी वाला तराजू होता है, क्या उस पे कोई वैल्यू दे पाएगा? आप कहेंगे जी नहीं सर, ठीक है। तो ऐसे ही हड़प्पाई वासी जो थे बाटों का इस्तेमाल करते थे, एक दशमलव प्रणाली के आधार पर, एक द्विआधारी प्रणाली के आधार पर। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम समझते हैं क्या हड़प्पाई सभ्यता के लोगों की धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं का मतलब जान रहे हैं बेटा, क्या हड़प्पाई वासी किसी धर्म को माना करते थे? क्या उनकी कोई धर्म से संबंधित मान्यताएं थी, या कुछ जानकारियां हमें मिलती हैं जिनके आधार पे हम कह सकें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धर्म को वैल्यू देते थे? क्लियर हुई बात? तो जी हाँ बेटा, कई सारी ऐसी जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं। देखो हम परफेक्टली तो नहीं कह सकते कि वो किस भगवान को मानते थे या किसकी पूजा करते थे, हम नहीं जान सकते, लेकिन कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखते थे। जैसे कि क्या क्या बेटा, मोहरों के ऊपर पशुओं की फोटो मिलना, जैसे कि हाथी, गेंडा, ठीक है, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, या फिर हम बात कर सकते हैं बेटा बैल की। तो हमें लगता है कि बैल की फोटो बनाई जाती होगी, क्योंकि हो सकता है कि बैल को कृषि में इस्तेमाल किया जाता था, तो उसे अपनी आय का साधन या रोजगार का साधन मानते हो, है ना, तो उसकी पूजा करते हो। ऐसे ही हाथी शक्ति के प्रतीक माना जाता होगा, है ना। और ऐसे ही बेटा कुछ प्रूफ मिलते हैं, जैसे कि मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी को बेसिकली वो क्या मानते होंगे बेटा, प्रकृति या धरती की देवी मानते होंगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमें एक प्रूफ मिले पुरुष देवता की, क्योंकि पुरुष की एक हमें तस्वीर मिली है जिसमें वो आराम से शांति व्यवस्था में बैठे हुए हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भगवान शिव की पूजा करते होंगे, ठीक है। किसकी? भगवान शिव की। और बेटा वो निर्जीव पूजा में भी मानते थे, जैसे कि कुछ पत्थरों की पूजा भी किया करते थे, ठीक है, पत्थर की पूजा करना, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं बेटा प्रकृति पूजा में भी विश्वास रखते थे। प्रकृति पूजा मतलब आप जानते ही हैं बेटा, प्रकृति की पूजा करना, जैसे कि पेड़ पौधों की पूजा करते होंगे, ठीक है। जैसे कुछ मोहरे हैं जिन पर बेटा पेड़ हमें बने हुए मिले हैं, जिसके आधार पे हम कुछ अंदाजे लगा सकते हैं कि वो पेड़ पौधों की पूजा भी किया करते थे। और ऐसे ही बेटा उनका मानना है कुछ, जैसे कि मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास। मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास का मतलब क्या है, ऐसी कुछ मान्यताएं मिली है जिनसे लगता है कि वो मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे। जैसे कि बेटा हमें उनके कुछ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1980 के दशक में हड़प्पाई स्थान पे, है ना, एक कब्र की खुदाई की गई, जिससे कि कुछ मोहरे, कुछ जैस्पर या मनके वगैरह हमें प्राप्त हुए, जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या, कि वो मनके वगैरह ऐसा मान के चढ़ाते होंगे कि मृत्यु के बाद इंसान उसका प्रयोग करेगा। क्लियर हो गई बात? फिर आता है बेटा एक टॉपिक, यहां तक क्लियर है आपको? फिर हम एक टॉपिक को देखते हैं, क्या एक टॉपिक, और मुख्य तौर पर हमें जो 3 नंबर में दिखता ही दिखता है क्वेश्चन। हाँ, लेकिन बेटा ये धार्मिक मान्यताओं ना बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसे पढ़ते नहीं है और 3 नंबर में फंस जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक वर्ड आता है, जनरल कनिंघम कौन थे? क्या चीज? जनरल कनिंघम कौन थे? और उनके साथ आता है उनका भ्रम क्या था। भ्रम का मतलब समझते हो ना? भ्रम का मतलब क्या होता है बच्चा? कंफ्यूजन। क्या होता है? कंफ्यूजन। आखिरकार जनरल कनिंघम कौन थे और उनका कंफ्यूजन क्या था, ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे बच्चा क्या जनरल कनिंघम कौन थे? तो बड़ा इजी लैंग्वेज में आप बता देंगे कि जनरल कनिंघम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भारत के जो बेसिकली पुरातत्व
विभाग है, ठीक है, जो पुरातत्व विभाग है उसके पहले जनरल डायरेक्टर थे। क्या थे? पहले जनरल डायरेक्टर। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पहले जनरल डायरेक्टर थे, ठीक है। और उनका भ्रम क्या था बेटा? भ्रम का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब वहम। जैसे होता है ना, हम किसी एक वहम में जीते हैं कि नहीं ये इसी तक सीमित है, इससे आगे नहीं हो सकता। जैसे मान लो अब मैं किसी पे अंदाजा लगा रहा हूं, ठीक है। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं वहम का। जैसे कि पाकिस्तान हमेशा वहम में जीता है ना कि वो भारत से युद्ध जीत जाएगा। ऐसा ही वहम एक चलता था किसके मन में? कनिंघम के। कनिंघम का मानना था उस टाइम के बाकी इतिहासकारों की तरह कि जो सभ्यता की शुरुआत है वो गंगा घाटी के किनारे बसे शहरों से हुई है। किससे हुई है? गंगा घाटी के किनारे बसे शहरों से, ठीक है। और इनका मानना था इससे पहले कोई सभ्यता नहीं हुआ करती थी। तो ये तो कहीं ना कहीं वहम ही है ना। देखो, मैं मान सकता हूं कि कनिंघम की नॉलेज सिर्फ यहां तक थी, लेकिन ऐसा मतलब तो नहीं कि जहां तक तुम्हारी नॉलेज है उसके बाद फिर कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऐसी एक कोशिश हुई, जैसे कि बेटा एक अंग्रेज ने, किसने? एक अंग्रेज ने उन्हें एक हड़प्पाई मोहर भी दी। क्या दी? हड़प्पाई मोहर दी, लेकिन फिर भी वो हड़प्पाई मोहर को पहचान नहीं पाए और एक गलत कालखंड से दिनांकित करने लगे, क्योंकि उनका तो मानना था कि गंगा घाटी के किनारे बसे शहरों से ही सभ्यता की शुरुआत है। तो वो उसी काल से उसे जोड़ने लग गए। और उसके साथ बेटा एक मुख्य तौर पर वो जो इस्तेमाल करते थे अपना इतिहास लिखने के लिए, चीनी वृत्तांतों का करते थे। किसका? चीनी वृत्तांतों का प्रयोग करते थे। किसके लिए? इतिहास को लिखने के लिए। अगर वो चीन के वृत्तांतों का, चीन वृत्तांतों मतलब जो चीन यात्री आए भारत, उन्होंने जो कुछ लिखा उसी के आधार पर ही अपने इतिहास की रचना करते थे। लेकिन चीनी यात्री तो कभी हड़प्पाई सभ्यता के स्थलों तक गए नहीं। जब वो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों तक गए नहीं तो उन्हें उस चीज की कोई जानकारी ही नहीं थी। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद बेटा इसमें से जो लास्ट और वैल्यूएबल क्वेश्चन है आपके लिए, वो आता है हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण। हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण, आखिरकार हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हुआ? क्या रीजन रहे कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई? तो आप बताएंगे बेटा हड़प्पा सभ्यता का अंत का कारण, ठीक है। देखो, जो पुरातात्विक है, पुरातात्विक मतलब कि जो पुरानी वस्तु के आधार पर इतिहास की रचना करते हैं, उन लोगों का मानना है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व में ही, 1900 ईसा पूर्व में ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। अब वो कैसे कह सकते हैं अंत हो गया? तो इसकी जानकारी का आधार बनाते हैं वो क्या, कि उसके बाद कोई विशाल संरचना का निर्माण नहीं हुआ, उसके बाद के कोई बने हुए मनके प्राप्त नहीं हुए, कोई आवासों के प्रूफ नहीं मिले, कुछ मृद भांड नहीं मिले। यानी कि 1900 ईसा पूर्व के बाद से जो भी वस्तुएं मिली वो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं थी, ठीक है। इस आधार पे वो कहते हैं क्या, कि ये हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 1900 ईसा पूर्व हो गया। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का अंत बेटा क्यों हुआ, क्या कारण थे, ठीक है। तो उन कारणों की जानकारी लेते हुए बेटा हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कि देखो उसके कारणों में हम कई सारी चीजों को जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखो, हम परफेक्टली तो नहीं कह सकते कि यही हुआ था, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये हुआ होगा। तो हम कई सारे कारण, जैसे मान लो कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा बाढ़ आने लग गई हो, खेतों में पानी पानी हो गया हो, फसल बर्बाद, या हो सकता है कि बिल्कुल पानी ही खत्म हो गया हो, सूखा पड़ गया हो। अगर सूखा पड़ गया होगा तो भी फसल बर्बाद हो चुकी होगी। क्लियर हो गई बात? और हो सकता है यार बार बार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हो, जैसे कि बार बार भूकंप का आना, जिस वजह से धीरे धीरे करके लोग मरते चले गए। या हो सकता है बेटा पेड़ों की बहुत ज्यादा ही कटाई कर दी हो, जिस वजह से लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है बेटा क्या, कि उस टाइम के लोगों ने, ठीक है, किसी और सभ्यता के लोगों ने उन पर हमले किए हो, तो भी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो सकती है। या कोविड-19 जैसी कोई महामारी आ गई हो, या कोई बेसिकली एस्टेरॉइड आके पृथ्वी से टकरा गया हो। तो कई सारे कारण हम बता सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यही हुआ। हो सकता है ऐसा हो गया होगा। क्लियर हो गया चैप्टर? ठीक है बेटा। अब आपकी जो कल वीडियो मिलेगी आपको वो पॉलिटिकल साइंस की रहेगी, ठीक है, क्योंकि कल क्या बार है बेटा? आज थर्सडे, कल फ्राइडे, MWF पॉल और TTA हिस्ट्री, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।